नमस्ते दोस्तों, आपको ट्रेड ड्राइव में बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका ट्रेड ड्राइवर, मेरा नाम है मानव मिश्रा। तो चलिए दोस्तों, हम चैप्टर 2 शुरू करते हैं, जिस पे देखेंगे ऑप्शंस होता क्या है। मैं एक नॉर्मल दुनिया का एग्जाम्पल लूंगा, उसके बाद मैं शेयर मार्केट के दुनिया को आके मान लीजिए दोस्तों, एक लैंड है आपके नज़र में, एक जगह है, एक प्रॉपर्टी है जो आपको बहुत ही पसंद है और उससे आप खरीदना चाहते हैं किसी भी हाल में। और अभी वो प्रॉपर्टी का वैल्यू है 10 लाख रुपए, ऐसा आप मान के सोच के चलेंगे। तो दोस्तों, आप एक यहाँ पे बायर है, मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ। तो आपको ये लैंड पसंद है, आपको अभी 10 लाख रुपए इसको चाहिए खरीदने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपके पास इतना पैसा अभी नहीं है। और यहाँ पे एक सेलर है जो कि ये लैंड का अब फिलहाल का ओनर है, और आपको ये सेलर ये लैंड अभी 10 लाख रुपए में बेच सकता है। तो दोस्तों, ये हो गया बहुत सिंपल सा कंडीशन। ये जो आपका जो लैंड हो गया, ये हो गया हमारा अंडरलाइंग, जिसको बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट। इसको बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट इंग्लिश में। दोस्तों, हम अभी ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रेड मतलब कारोबार, जिसको आप खरीद के फिर से दोबारा बेचेंगे, फिर से खरीद के फिर से दोबारा बेचेंगे, इसको कारोबार बोलते हैं। आप एक बायर के नाते ये लैंड आप इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं ले रहे हैं, ये आप सिर्फ खरीद के बेचने के लिए ले रहे हैं। और पहला कंडीशन है आपका कि आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा फीलिंग है कि 1 साल के अंदर ये लैंड का वैल्यू जो है वो 15 लाख हो जाएगा। तो आप इसमें प्रॉफिट 5 लाख का देख रहे हैं, और इसीलिए आप इस लैंड को किसी भी हाल पे खरीदना चाहते हैं। और यहाँ पे जो सेलर है फिलहाल अभी वो भी रेडी है आपको बेचने के लिए 10 लाख रुपए में। लेकिन दिक्कत क्या है, आपके पास 10 लाख रुपए है नहीं। तो आप एक सेलर के साथ एग्रीमेंट में आते हो। वो एग्रीमेंट का कंडीशंस हम देख लेते हैं। नंबर 1 कंडीशन, आप बोलते हो सेलर को, देख भाई, अभी मेरे पास पैसा नहीं है 10 लाख रुपए, लेकिन मैं तुम्हें ये लैंड को खरीदने के लिए एक प्रीमियम में तुम्हें दे सकता हूँ। हम अभी फिलहाल मान के चलेंगे 5%, तो 50,000 रुपये मैं दे सकता हूँ, और इसका वैल्यू हो गया 50,000 रुपये। और दूसरा कंडीशन, ये जो एग्रीमेंट का एक्सपायरी आज से ठीक 1 साल के बाद ही हो जाएगी। इसके बाद ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं रहेगी। इसका मतलब ये है कि आज से 1 साल तक आप 50,000 प्रीमियम दे के वेट करते रहेंगे। एग्जैक्टली जब 1 साल पूरा हो जाए तो आपको वो सेलर को बाकी का जो 9,50,000 रुपीज है वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ऑप्शन एग्रीमेंट में आ रहे हैं। यहाँ पे जो सेलर है वो ओबिलाइज्ड है कि वो कुछ भी हाल पे आपको 1 साल के बाद लैंड बेचेगा, और जो एग्रीड प्राइस है 10 लाख रुपए, उसी में ही बेचेगा। तो आप पहले आज 50,000 दे दिए प्रीमियम, 1 साल के बाद आपको और 9,50,000 रुपए देना पड़ेगा। क्या आप इतने में क्लियर है? दूसरे अभी चलते हैं दूसरे स्टेप में। दोस्तों, अभी मान लीजिए 1 साल पूरा हो गया, ये जो लैंड का वैल्यू है, मार्केट प्राइस जो है वो 15 लाख नहीं हुआ, वो घट के 8 लाख हो गया है। ऐसा आप मान लीजिए। आप सोचे थे कि वो 15 लाख जाएगा, इसीलिए आप इसके साथ एग्रीमेंट, सेलर के साथ एग्रीमेंट बनाए थे। और वो जो सोच के एग्रीमेंट बनाया था कि वो 15 लाख जाएगा ताकि आप खरीद के तुरंत ही बेच सके, 5 लाख प्रॉफिट कमा सके, लेकिन वो आपके खिलाफ चला गया और आपका जो लैंड का वैल्यू अभी 8 लाख हो गया है। तो क्या आप वो जो एग्रीमेंट है वो एग्जीक्यूट करेंगे? बायर और सेलर ये दोनों बहुत ही अलग कैटेगरी के होते हैं। बायर ऑप्शन खरीदा है, तो बायर के पास राइट है ये ऑप्शन को वो एग्जीक्यूट नहीं करे, लेकिन सेलर ऑप्शन को बेचा है, उसको किसी भी हाल पे आपको वो लैंड को बेचना पड़ेगा। तो क्या आप एक 8 लाख का प्रॉपर्टी को 10 लाख रुपए पे देके खरीदने वाले हैं? मैं होता तो नहीं खरीदता। और वो जो एग्रीमेंट हमने बनाया था, वो जो प्रीमियम हमने दिया था सेलर को, क्योंकि वो हमारे लिए 1 साल के लिए वेट करता रहा, इसीलिए हमने जो 50,000 पहले दिया था, वो एग्रीमेंट के हिसाब से हमें ये 50,000 वापस नहीं मिलेगी। तो बायर को यहाँ पे 50,000 का लॉस हो रहा है,
ये आशा रखा था बायर कि 5 लाख मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पे उसको 50,000 का लॉस हो रहा है। क्यों? तो सेलर को क्या फायदा हुआ? वो उसके पास लैंड भी है और आपसे वो 50,000 रुपये प्रीमियम अमाउंट है उसको कलेक्ट कर लिया। दूसरा कंडीशन देखते हैं, 15 लाख अगर हो गया वो लैंड का वैल्यू, 1 साल के बाद वो अगर 15 लाख में आपके हिसाब से चला गया, तो दोस्तों आप तुरंत ही सेलर के पास आएंगे, आके बोलेंगे ये लो तुम्हारा 9.5 लाख रुपए, मुझे लैंड हमारा जो डील हुआ था 10 लाख में देने के लिए मुझे अभी दो। लेकिन यहाँ पे सेलर क्या सोचेगा? सेलर सोचेगा यार मैं अगर अभी डील करता और 5 लाख में ज़्यादा बेच सकता था, लेकिन क्योंकि मैं एक सेलर हूँ, ओबिलाइज्ड हूँ कि वो कॉन्ट्रैक्ट को मैं रिस्पेक्ट करूँ, तो इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं उसको 10 लाख रुपए में ही बेच दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे सेलर को कुछ नुकसान हुआ? नहीं हुआ है। का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो 5 लाख था उसके हाथ में नहीं आया, लेकिन वो पहले से पता था मुझे 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो सेलर के लिए यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बायर के लिए ये फायदा हो गया, क्योंकि बायर पहले सोच के रखा था लेना है मुझे वो लैंड। क्यों लेना है? क्योंकि 5 लाख मैं देख रहा हूँ कि 1 साल के बाद उसका वैल्यू 5 लाख इंक्रीज होने वाला है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑप्शन एग्रीमेंट, जहाँ पे बायर के पास एक ऑप्शन होता है या तो वो एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करे या वो बिना एग्जीक्यूट किए जो प्रीमियम अमाउंट भरा है उसका जो लॉस है वो खुद ही ले ले। यहाँ पे आपके मन पे एक सवाल आता होगा कि अगर सेलर के पास इतना कुछ ऑप्शन है नहीं, अपना मनमानी नहीं कर सकता है, तो वो कैसे प्रॉफिट कमाता है? दोस्तों इसको जानने के लिए हमें एक बहुत अच्छा बड़ा एपिसोड बनाना होगा। इसके बारे में डिटेल हम और एक एपिसोड में बात करेंगे। फिलहाल सिर्फ ऑप्शंस के बारे में और उसमें ऑप्शंस बाइंग के बारे में बात करते हैं। हम आते हैं अभी शेयर मार्केट में। दोस्तों मान लीजिए हम रिलायंस का शेयर पकड़ लेते हैं, बहुत फेमस है, और हम एक राउंड फिगर ले लेते हैं ताकि हमें जानने के लिए अच्छा लगे। शेयर मार्केट में ये जो रिलायंस, आप नॉर्मल दुनिया में हमारा जो लैंड था, जो जगह था, उसको आप एग्जैक्टली सेम मान सकते हैं। तो अभी दोस्तों देखते हैं हमारे सारे कंडीशंस और ऑप्शंस होता क्या है एक बायर के लिए, वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों शेयर मार्केट में एक चीज होती है कि आपको एक शेयर के लिए आपको ऑप्शन नहीं मिल सकती है, ऐसा रूल है। तो रिलायंस का जो शेयर होता है वो 250 शेयर मिनिमम एक लॉट के लिए होता है, हम उसको बोलते हैं वन लॉट ऑप्शन। वो आपके लिए वन लॉट हो जाता है जिसको हम 250 शेयर मान के अब से चलेंगे। तो दोस्तों सेम कंडीशंस में हम आ जाते हैं। आज के दिन आप यहाँ पे बाइंग करने के लिए सोच रहे हैं रिलायंस। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हैं कि रिलायंस वाला शेयर 1 साल के बाद 2,500 रुपये होने वाला है। आप ऐसा सोच रहे हैं। अगर आप 250 शेयर खरीदेंगे आपको 5 लाख रुपए लग जाएंगे, लेकिन सेम कंडीशंस में आ जाते हैं, 5 लाख रुपए आपके पास है नहीं अभी, इसलिए आप कहाँ जाएंगे? एक सेलर के पास जाएंगे जो कि बैठा है आपको बेचने के लिए। किस प्राइस में? अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2,000 में। तो आप उसके पास गए, बोले देख भाई मेरे पास अभी 5 लाख रुपए है नहीं, तू एक काम कर, एक ऑप्शंस एग्रीमेंट हमारे लिए बना, और वो ऑप्शंस एग्रीमेंट में मैं तुम्हें एक ऑप्शंस प्रीमियम दे दूंगा। यूजुअली जो हमें ऑप्शंस प्रीमियम देना पड़ता है वो 2 से 3% का ऐसा कुछ होता है, तो हम यहाँ पे 2% लेके मान के चलेंगे। तो 5 लाख का जो 2% हो गया वो हो गया 10,000 रुपये। 10,000 रुपये प्रीमियम दे दिए सेलर को अभी इसी वक्त, और बोले कि मैं 1 साल के बाद आके तेरे से ये जो स्टॉक है रिलायंस का वन लॉट जो कि 250 स्टॉक्स है वो मैं तेरे से ले लूंगा। दोस्तों अब हम तीसरा कंडीशन में आ जाते हैं। 1 साल हो गया है और 1 साल के बाद रिलायंस का जो शेयर है वो गिर के 1,000 रुपये हो गया है। तो क्या आप वो सेलर को 5 लाख रुपए दे के 2.5 लाख वाला शेयर खरीदेंगे? 2.5 लाख का जो वर्थ है उसका शेयर खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। आप क्या बेहतरीन मानेंगे, मेरा जो 10,000 प्रीमियम दिया हूं मैं, वो सेलर को लेने दो, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इतना बड़ा लॉस हो जाएगा, 2.5 लाख रुपए का मेरा लॉस हो जाएगा। यहाँ पे सेलर के लिए क्या है? सेलर के पास अभी भी वो 250 शेयर बचे हैं, और सेलर को ऊपर से आपका 10,000 रुपये भी एडिशनल कमाई मिल गई है। और ये जो 10,000 रुपये सेलर को मिलता है, सेलर के जुबानी में इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन। उसने
1 साल तक वेट किया आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसका तो कुछ तो बनता है ना। उसको 10,000 रुपए कॉम्पेंसेशन जैसा मिल रहा है, तो आपका प्रीमियम उससे मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि टाइम elapse हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सपायरी हो गया है, और अभी या तो आप बायर के नाते उसको एग्जीक्यूट करोगे, या तो आप उसको बिना एग्जीक्यूट करे आपने जो पहले जो प्रीमियम दिया था उसको आप सेलर को जाने दोगे। दोस्तों बात समझ में आएगी? यही होता है ऑप्शंस। ऑप्शंस बायर के नाते आपको इसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शंस होता क्या है? दूसरा चीज़, हम थोड़ा यहाँ पे हमारा प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपके पास अभी 5 लाख रुपए है और आप 250 शेयर रिलायंस का खरीदे हैं 2,000 रुपए दे के। ठीक, रिलायंस का जो शेयर है अगर 2,001 रुपए बढ़ गया तो आपका जो वैल्यू होगा 5,250,000 रुपए हो जाएगा, क्योंकि आप 250 शेयर खरीदे हैं। 1 रुपए अगर रिलायंस का शेयर एक्चुअल वैल्यू बढ़ता है तो आपको भी 250 रुपए बढ़ेगा। तो दोस्तों इसको हम ऑप्शंस के दुनिया में अभी देखेंगे, हमारा कैसे प्रॉफिट होता है और क्या लॉस होता है। जैसे कि हम बोले थे 1 लॉट रिलायंस का आपको 250 शेयर खरीदना पड़ेगा, उसका ऑप्शन प्रीमियम वैल्यू आपको 2% देना पड़ेगा, इंटू आप 2,000 रुपये मान के चलिए, तो आपने कितना दिया? 10,000 रुपये ऑप्शन प्रीमियम भर दिए मार्केट में, एक सेलर को भर दिए। हालांकि आपको कौन वो सेलर है पता नहीं चलेगा, एनएससी कंट्रोल्ड है वो। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, रिलायंस का शेयर अगर 2,000 रुपये से 1 रुपये भी एडिशन होता है तो आपको कितने मिलेंगे? आपको एग्जैक्टली आपके पास कितना शेयर है? 250 शेयर है, तो आपको कितने मिलेंगे? 10,250 हो जाएगा, मतलब आपका प्रॉफिट हो गया 250 रुपये। तो रिलायंस का 1 रुपये भी बढ़ने से, जो स्टॉक प्राइस है उसका 1 रुपये भी बढ़ने से आपको 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। वैसा ही ऑपोजिट हम करके देखेंगे। रिलायंस का अगर 1 रुपये माइनस हो गया और रिलायंस का शेयर प्राइस 1999 हो गया, तो आपको 900 एंड 750 हो जाएगा आपका जो ऑप्शंस। क्योंकि आप 10,000 दिए थे, 250 रुपये लॉस ले रहे हैं, तो आपका लॉस बुकिंग करेंगे 250 रुपये। तो दोस्तों एक ऑप्शन बायर होने के नाते, जो पहले हम एग्जाम्पल पे देखे, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं करते हो तो पूरा 10,000 आप सेलर को दे देते हो। उसी हिसाब से दोस्तों आपको पहले से पता है आपका रिस्क कितना है। आपको पहले से ही जब आप कॉन्ट्रैक्ट में आते हो तब बायर के हिसाब से आपको पता होता है मेरा मैक्सिमम रिस्क कितना है। इस एग्जाम्पल पे आप 10,000 रुपये कब तक गवा सकते हैं? मार्केट जब इसका 1 रुपये गिरने से आपका अगर 250 रुपये का नुकसान होता है और आप भरे ही हैं टोटल 10,000, तो 10,000 टोटल गवाने के लिए रिलायंस को कितना नीचे गिरना होगा? 1960, 40 रुपये, करेक्ट। 250 रुपये इंटू 40, 10,000 रुपये आप भरे हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो? तो ऑप्शन बायर होने के नाते हम यहाँ पे क्लियरली लिख देते हैं, आपको पहले ही आपका जो रिस्क है कितना हो सकता है आपको पता है। जितना आप ऑप्शन प्रीमियम भरते हो उतना ही मैक्सिमम आपको रिस्क होता है। ये आपको जानकारी मिल गई। प्रॉफिट कितना हो सकता है? अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे और एक छोटा सा चीज़ हम टच करेंगे, जो कि होता है इंडेक्स ट्रेडिंग। क्योंकि हम बैंक निफ्टी के एक्सपर्ट हैं, आप सभी को पता है कि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में ऑप्शंस ट्रेडिंग करना बहुत पसंद करते हैं। तो आपको एक तो मैं रियल दुनिया का ऑप्शन के बारे में बता दिया, एक शेयर मार्केट के स्टॉक के ऑप्शन के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे थोड़ा इंडेक्स देख लेते हैं। कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगी। इंडेक्स होता क्या है? इंडेक्स का मतलब है एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। जैसे निफ्टी 50 उस 50 स्टॉक्स को लेके वो निफ्टी 50 इंडेक्स बना है, वैसे ही हमारा बैंक निफ्टी 12 स्टॉक्स को लेके वो एक बैंक निफ्टी इंडेक्स बना है। तो इंडेक्स में जो अंडरलाइंग होता है, जैसे हम देखें लैंड एक अंडरलाइन था, रिलायंस शेयर एक अंडरलाइन था, तो इंडेक्स में हमारा अंडरलाइन क्या होगा? स्ट्राइक प्राइसेस। क्योंकि ये जितने भी शेयर्स हैं यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी स्टॉक्स यहाँ पे बैठे हैं, 12 स्टॉक्स जो मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, या निफ्टी के 50 स्टॉक्स, इनका एक मार्केट वैल्यूएशन होती है और उस मार्केट वैल्यूएशन और वेटेज को देखते हुए
निफ्टी का जो अंडरलाइंग या बैंक निफ्टी का जो अंडरलाइंग होता है वो स्ट्राइक प्राइसेस में उसको कन्वर्ट करा दिए हैं। इसीलिए बोलते हैं इंडेक्स में अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका अंडरलाइंग है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस होता क्या है, जो हम देख रहे हैं निफ्टी में 17,000, 17,100, बैंक निफ्टी में 35,000, 35,100, 35,500, ये जो हम देखते हैं इसी को बोलते हैं ऑप्शंस में अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट। ये हमारे लिए इंस्ट्रूमेंट अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, जिसके ऊपर हम ऑप्शंस के खरीदारी कर सकते हैं। आगे जाके बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड हमारा होने वाला है, जो पहले एपिसोड में बताया था कि रिस्क होता क्या है, किस चीज का जानकारी लेना बहुत जरूरी है, और तीसरा पेशेंस के बारे में बताएंगे। और इसी के अंदर और इसी पार्ट के अंदर हम कॉल ऑप्शंस क्या होता है, पुट ऑप्शंस क्या होता है, जिसको आप फेमसली सीई एंड पीई करके आप जानते हैं। ये होता है कॉल ऑप्शन, ये होता है पुट ऑप्शन। इसके बारे में भी नेक्स्ट एपिसोड में पूरा डिटेल्ड में चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों। होप आपको ये सारा चीज जान के जितने भी सरलता से मैं आपको समझा सकता हूँ उतना मैं कोशिश किया हूँ। और अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट करके बोलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितनों तक हो सके ये जो बेसिक्स नॉलेज है उन तक पहुंचाइए। धन्यवाद दोस्तों।